Good morning, friends. Welcome to Nursing Life and Education. Myself, Priyanka Sihag. I am the student of BSc Nursing Part 4. Today our topic is hydrocephalus. As we all know that hydrocephalus क्या होता है, हाइड्रो. अब अगर हम इस नाम को दो हिस्सों में डिवाइड करें, हाइड्रो मीन्स पानी, मतलब वाटरी सब्सटेंस, एंड सिफिलिस इन द ब्रेन. ओके, तो इसका हम क्या समझ सकते हैं कि ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटरी सब्सटेंस. ठीक है, अब वाटरी सब्सटेंस तो क्या होता है, वहाँ पे CSF होता है, उसका जो फ्लूइड होता है वो होता है CSF. तो हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है? हाइड्रोसिफिलिस इज द अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ दिस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस. ठीक है, हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है? एक मतलब जो CSF नॉर्मली हो रहा होता है, नॉर्मली हमारे ब्रेन में CSF का सर्कुलेशन होता है, बट अगर किसी भी वजह से उस CSF का एक्यूमुलेशन होने लग जाए हमारे इंट्राक्रेनियल स्पेस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिफिलिस. ये किस वजह से हो सकता है? इट अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF और ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CSF पाथवे. देखो, कोई भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो भी उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा. ठीक है, या फिर उनके बीच में इम्बैलेंस हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, या फिर उनके जो फ्लो है उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो भी वो आगे नहीं जाएगा और वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा. यानी कि जो प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, या फिर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, और तीसरा रीज़न है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस फ्लो के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उस पाथवे के अंदर जो CSF का जो पाथवे है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उसको भी हम हाइड्रोसिफिलिस की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, इस वजह से हाइड्रोसिफिलिस होता है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ CSF होने लग जाता है. इसकी वजह से क्या होगा? एक्यूमुलेशन होने की वजह से इट रिजल्ट इन डायलेशन ऑफ सेरिब्रल वेंट्रिकल्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ हेड. इसकी वजह से क्या होगा? मतलब कोई भी जगह पानी भरेगा या फिर कोई फ्लूइड सब्सटेंस भरता है तो वो चीज़ फैलने लगती है, तो उसको इसकी वजह से क्या होगा? सेरिब्रल जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेट होंगी और हमारा जो हेड है, जो भी बच्चे का हेड है, वो क्या होगा? एनलार्जमेंट, मतलब बड़ा हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं इसके इंसिडेंट्स पे. आई होप कि आपको हाइड्रोसिफिलिस समझ आ गया कि उसके अंदर CSF का एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF, या फिर हम कह सकते हैं इम्बैलेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन. ठीक है, तो जिसकी वजह से CSF का एक्यूमुलेशन होता है और वो वहाँ पे हेड की साइज एनलार्ज हो जाती है. अब इंसिडेंट्स देखें तो ये मतलब वर्ल्ड वाइड में अगर 1000 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं तो उनमें से 1 to 3 बच्चों में ये पाया जाता है. अब आता है CSF का हम आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि CSF का सर्कुलेशन कैसे होता है, वो पाथवे कौन सा है जिसमें CSF सर्कुलेट करता है. तो हमने पढ़ा है कि 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल होते हैं, फिर थर्ड एंड फोर्थ होते हैं. तो सबसे पहले वो लेटरल वेंट्रिकल से आएगा थर्ड वेंट्रिकल में बाय द फोरामेन ऑफ मोनेरो, एंड थर्ड वेंट्रिकल से वो फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा बाय द एक्विडक्ट. फिर फोर्थ वेंट्रिकल से वो फोरामेन ऑफ मेगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लिस्का जाएगा. फोरामेन ऑफ मेगेंडी से वो कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड एंड देन सब एरिकनॉइड स्पेस. फिर उन दोनों से जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वेनस साइनस में, और किसके थ्रू होगा? एरिकनॉइड विलाई. तो ये हमारा CSF का सर्कुलेशन होता है, जिसमें CSF ये मतलब CSF पाथवे बोलते हैं. अब हम CSF का नॉर्मल अमाउंट अगर देखें कि नॉर्मल अमाउंट CSF का कितना होता है, तो वो होता है 150 ml. और ये बनता कहाँ पे है? कॉरोइड प्लेक्सस में. और एब्जॉर्ब कहाँ, मतलब प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? कॉरोइड प्लेक्सस. और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? एरिकनॉइड फिलाई में. ठीक है, तो इस जो पाथवे में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पे वो भरने मतलब एक जगह एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होने लग जाएगा और वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हेड एनलार्ज हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मली 500 ml CSF फ्लूइड फॉर्म एवरी डे एंड इक्वल अमाउंट इज, मतलब अगर हर दिन का देखें तो 500 ml नॉर्मल, जो नॉर्मल सिचुएशन होती है 500 ml नॉर्मल बनता है और एब्जॉर्ब हो जाता है उतना ही इक्वल अमाउंट में, तो जिसकी वजह से वो मेंटेन रहता है. देन हम आते हैं इसके ईटियोलॉजी में हम देखें तो 2 टाइप का होता है, एक कंजेनाइटल एंड आगे हम देखेंगे एक होता है एक्वायर. ठीक है, कंजेनाइटल यानी कि जो बाय बर्थ जो इंट्रायूटेराइन लाइफ से चला आ रहा है, जैसे कि इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो गया, कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर हो गया, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, या फिर कंजेनाइटल कोई माल फॉर्मेशन है, अच्छे से ऑर्गन्स बने नहीं है, या फिर एरिकनॉइड विलाई जहाँ पे कि एब्जॉर्ब होता है
वो अच्छे से उसमें कोई माल फॉर्मेशन है तो उसको क्या बोलते हैं कंजेनाइटल। ये सारे कॉजेज़ क्या हो गए कंजेनाइटल, जैसे कि कोई इन्फेक्शन या फिर ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, इंट्राक्रैनियल हैमरेज हो गया, या फिर कोई माल फॉर्मेशन है जिसकी वजह से अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है वो प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन या कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या एरिकनॉइड विलाई है उसमें कोई माल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड में हम देखें तो वही नॉर्मल है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ये, लेकिन आफ्टर द इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है, जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, कोई न्यूप्लाज्म यानी कोई ट्यूमर हो गया, कोई केमिकल का ज़्यादा सिक्रेशन जैसे कि विटामिन ए का हाइपर विटामिनोसिस ए, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, डीजनरेटिव एट्रोफी ऑफ ब्रेन, ब्रेन में कोई एट्रोफी होना, या आर्ट्रोविनस माल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था ईटियोलॉजी था। अब हम इसके बाद में चलते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफिलिस। टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफिलिस में अगर हम देखें तो दो टाइप का होता है, एक होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस एंड एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। अब देखो इसको याद करने का तरीका मतलब वैसे भी इजी है, बट अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम ये याद रख सकते हैं कि कम्युनिकेटिंग यानी कि कम्युनिकेशन है जो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोडक्शन है और जो एब्जॉर्प्शन की साइट है वहाँ पे मतलब वो पूरी तरह जो ये पाथवे है, ठीक है, इसमें क्या है कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट जो प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन की साइट है वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे कुछ माल फॉर्मेशन है। लेकिन नॉन कम्युनिकेटिंग में अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन लेके एब्जॉर्प्शन है इन दो साइड में कोई दिक्कत नहीं है, बट कम्युनिकेशन यानी कि वो ऑब्स्ट्रक्शन है उनके बीच में, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है वो सीएसएफ का पाथवे, तो उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग, ठीक है। इसके बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस का। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस यानी कि नो ब्लॉकेज बिटवीन वेंट्रिकुलर सिस्टम, द बेसल सिस्टर्नी एंड द स्पाइनल सब एराक्नॉइड स्पेस। वही मैंने जो बताया उनके बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है देयर में बी फेलियर इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ एज इन कॉरोइड प्लेक्सस पैपिलोमा एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है जो एब्जॉर्प्शन या फिर प्रोडक्शन के अंदर इम्बैलेंस आता है, या तो एब्जॉर्प्शन के अंदर फेलियर होता है या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होना है। तो देखो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्रोडक्शन हो रहा है फिर वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, या फिर प्रोडक्शन में ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन तो उतनी रेट से चल रहा है, फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो भी वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो ये होता है हमारा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। देन हम आते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस पे। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस यानी कि उसके बीच में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है वो। व्हेन द वेंट्रिकुलर, जब वेंट्रिकुलर सिस्टम एराक्नॉइड विलाई तक, हमने स्टार्ट हुए थे हम वेंट्रिकल से और एराक्नॉइड विलाई तक, जब उनके बीच का कनेक्शन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उस पाथवे के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग, ठीक है। वेयर द वेंट्रिकल सिस्टम डज नॉट कम्युनिकेट विद द एराक्नॉइड विलाई ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द नॉर्मल पाथवे ऑफ सीएसएफ फ्लो। Consequently, CSF is produced in the ventricle system but cannot flow to the arachnoid villi to be absorbed. मीन्स कि मतलब वहाँ पे प्रोड्यूस तो हो रहा है पर एराक्नॉइड विलाई तक पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि बीच में उसके क्या हो गया ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो वो फ्लो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। तो हमने दो पढ़ लिए कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग इज कि वहाँ पे कम्युनिकेट प्रॉपर कर पा रहा है पर प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। नॉन कम्युनिकेटिंग यानी कि प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन सही चल रहा है बट वो प्रोडक्शन हो रहा है वो अब एब्जॉर्प्शन भी कैसे सही होगा, हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन सही चल रहा है पर एब्जॉर्प्शन सही चलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ तक पहुँचेगा तब सही जाएगा ना, तो वो बीच में ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने स्टार्ट हो जाएगा। देन हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है, और काफ़ी कॉमन है, मतलब आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो कहीं पे भी कुछ एक एक्यूमुलेट होता है तो उसमें क्या होता है वो उस चीज़ की साइज़ इंक्रीज होने लग जाती है, तो इसमें भी क्या होगा सीएसएफ के एक्यूमुलेशन की वजह से जो हेड की साइज़ है उसमें एनलार्जमेंट आएगा, उसकी हेड की साइज़ इंक्रीज होने लग जाएगी, हेड बड़ा हो जाएगा, जो हेड है वो प्रोट्यूडिंग, जो फोर हेड है, जो हमारा फोर हेड ये होता है ये क्या होगा प्रोट्यूड हो जाएगा आगे की तरफ ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक शाइनी स्कैल्प विथ प्रोमिनेंट वेन, मतलब जो हमारे जो ऐसे उसके अंदर जब सीएसएफ एक्यूमुलेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा जो स्कैल्प है वो शाइनी शाइनी होगा और जो वेन्स हैं वो इजीली विजिबल होंगी, ठीक है। फिर आएगा एक बर्जिंग एंड टेंस सॉफ्ट फॉन्टेनल ऑन द टॉप ऑफ
जो हमारे टॉप ऑफ हेड है वहाँ पे सॉफ्ट फाउंटेन है, मतलब अपन दबाएंगे ना तो वो प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। बाकी हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैकवेन साइन, जिसको हम क्रैक्ड बोर्ड भी बोलते हैं, जिसको हम परक्यूशन के थ्रू देख सकते हैं। देन आता है सनसेट साइन ऑफ आई। इसमें क्या होता है, जो जैसे कि सनसेट होता है वो क्या होता है, जैसे सूरज आता है वो नीचे जाता है ना, सनसेट के टाइम क्या होता है सूरज नीचे जाता है तो वो हमें हाफ ही दिखाई देता है। ऐसे आइज़ में क्या होता है, आइज़ है वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, मतलब हाफ ही दिखाई देते हैं, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड चले जाते हैं, तो इसको सनसेट। तो ये दो जो मैकवेन साइन और सनसेट साइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोसिफिलिस। ठीक है, देन नॉर्मली उसको नींद में प्रॉब्लम आएगी, स्लीपीनेस, इरिटेबिलिटी, और उसकी मसल टोन में डेफिशिएंट आ जाएगा, जो उसकी बोन्स है वो वाइडली सेपरेट हो जाएंगी, और नोज़िया, वोमिटिंग, ये सब, सीजर, पुअर फीडिंग, ये इसके और सारे क्लिनिकल फीचर्स। देन इसके बाद में हम आते हैं इसके डायग्नोस्टिक। अब इसको हम किस तरह डायग्नोस करेंगे कि ये हाइड्रोसिफिलिस। सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे कि उसको क्या दिक्कत है, कब से ये चीज़ है, या फिर इंट्रा कंजेनाइटल कोज है या फिर एक्वायर्ड कोज है। देन उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि हमने देखा मैकवेन साइन हम परक्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सनसेट आइज़ को देख सकते हैं। फिर पॉजिटिव ट्रांस इल्यूमिनेशन ऑफ इन्फेंट हैंड, उसका ट्रांस इल्यूमिनेशन के थ्रू अगर हम वो पॉजिटिव आता है तो उसके थ्रू देख सकते हैं। मैकवेन साइन को देख के ऑप्थेल्मोस्कोपी के थ्रू हम उसके आइज़ देखेंगे, जिसमें हम सनसेट साइन है कि नहीं है उसके थ्रू हम पता चल सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो MRI, CT स्कैन, USG, एक्सरे, ये सारे इसके क्या है, डायग्नोस्टिक फीचर्स। जो इसका मैनेजमेंट है, नर्सिंग केयर है, और इसके नर्सिंग डायग्नोसिस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।